हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटोर पर। और स्टूडेंट्स, मैं आज आया हूँ पॉलिटी की एक नई वीडियो के साथ में, जिस वीडियो में मैं आज आपको नीति निर्देशक सिद्धांतों को पढ़ा रहा हूँ। देखिए, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये पॉलिटी में इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो नीति निर्देशक सिद्धांत से एग्ज़ाम में आएगा और वो हम इस वीडियो में डिस्कस ना करें। तो स्टूडेंट्स, देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों को। जैसा कि आप बोर्ड पे देख ही रहे होंगे, ये क्या लिखा हुआ है, नीति निर्देशक सिद्धांत। तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। डीपीएसपी कहा जाता है इनको इंग्लिश में। नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या, और ये नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में कहाँ लाई करते हैं, यानी इनको कहाँ रखा गया है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान के भाग 4 में रखा गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में है। ठीक है। अनुच्छेद की बात करें अगर, तो अनुच्छेद नंबर यानी आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में हमें जानकारी देते हैं 36 से लेकर 51 तक। अगर आपसे पूछे भाई भाग कौन सा है नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए, तो आपका आंसर होगा 4। भाग 4, इन्हें भाग 4 में रखा गया है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि कौन से आर्टिकल से किस आर्टिकल तक ये नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में विद्यमान है, तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। अब हम बात करते हैं इनको कहां से ग्रहण किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार अक्सर हम एग्जाम में देखते हैं कि ये एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है आपको कि नीति निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं यानी हमने इन्हें कहाँ से ग्रहण किया है, यानी इनको हमने एडॉप्ट कहाँ से किया है, अगर ये पूछा जाता है, ये बहुत बार बार पूछा जाता है। आप देखोगे, आप प्रीवियस पेपर का अगर देखोगे और पेपर को विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिए गए हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान में ये आए कहाँ से, तो आयरलैंड के संविधान से, यानी आयरिश संविधान से। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश संविधान से लिए गए। लेकिन आयरलैंड के संविधान में ये कहाँ से आए, तो आयरलैंड के संविधान में आए जी स्पेन के संविधान से। स्पेन यानी आयरलैंड ने लिए स्पेन के संविधान से, और हमने यानी इंडिया ने, भारतीय संविधान ने कहाँ से लिए, तो आयरलैंड के संविधान से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पहला क्वेश्चन कि ये किस भाग में है, तो 4 में। अनुच्छेद किस अनुच्छेद तक है, तो भाई आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद नंबर 36 से लेके 51 तक। और कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है। अब देखिए, इनका उद्देश्य क्या है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। इनका उद्देश्य यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य यानी इनका ऑब्जेक्टिव। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य? तो इनका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना। या फिर सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना।
अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई बताइए नीति निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए इनका उद्देश्य क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप बताओगे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना या फिर सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इनका उद्देश्य है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाग पूछा जाता है, अनुच्छेद पूछा जाए, ग्रहण कहाँ से किए गए या उद्देश्य कहाँ है, तो आपको मैंने ये जानकारी सब बोर्ड पर लिख कर दे दी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, तो इसको बाद हमने पढ़ लिया इनको, और पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर है नीति निर्देशक सिद्धांतों की इनकी विशेषताएं, यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषताएं क्या है। अगर हम विशेषताओं की बात करें तो नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषताएं अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले नंबर 1 विशेषता इनकी ये है, ये गैर न्यायोचित छवि के हैं, गैर न्यायोचित छवि। नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्यायोचित छवि के हैं, यानी इनके पीछे कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, या इनके पीछे न्यायिक शक्ति नहीं है, इनके पीछे न्यायिक शक्ति नहीं है, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं, या फिर ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो पहली विशेषता तो यही होगी कि इनकी गैर न्यायोचित छवि है। अगर सरकारें इनका पालन नहीं करती है तो इसके लिए कोई नागरिक न्यायालय नहीं जा सकता है, न्यायालय का दरवाजा नहीं खटका सकता है, और न्यायालय इन्हें लागू नहीं करा सकता है सरकार से। दूसरा, इनका जो उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ना कि पुलिस राज्य की। तथा या फिर आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इनका उद्देश्य है। अभी तक आप ये समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, ये नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या। तो देखो मैं आपको बताना चाहता हूं नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या। तो नीति निर्देशक सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के नागरिकों के प्रति कर्तव्य है, राज्य के नागरिकों के प्रति कर्तव्य, नागरिकों के प्रति कर्तव्य। तो भाई नागरिकों के प्रति कर्तव्य। अब देखिए आप यहां पर ये समझ रहे होंगे कि भाई राज्य क्या होता है। तो राज्य का मतलब यहां यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा नहीं है। यहां राज्य का मतलब है सरकार। तो राज्य का मतलब क्या है? सरकार। तो सरकार के नागरिकों के प्रति कर्तव्य। देखिए इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि नागरिकों के सरकार के प्रति यानी देश के प्रति अपने कुछ कर्तव्य हैं, उनको हम बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। तो इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा। तो इस वीडियो में लेकिन ऐसे ही भाई नागरिकों के देश के प्रति कर्तव्य हैं, उनको बोलते हैं मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य, जो कि हमने इससे पहली वीडियो में पढ़ा था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं? आज के हम इस वीडियो में ये पढ़ रहे हैं कि सरकार के भी नागरिकों के प्रति कर्तव्य होते हैं। सरकार जब अपनी नीतियां बनाए, जैसे देखिए नाम से पता लग रहा है नीति निर्देशक सिद्धांत। तो नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब है सरकार के नागरिकों के प्रति कर्तव्य। जब सरकार
जब सरकार अपनी नीतियां बनाती है, अपनी नीति का निर्माण करे तो उन्हें इन बातों का ध्यान रखना होगा, इन बातों का ध्यान रखना होगा। जब सरकार अपनी नीतियां बनाए, नीति मतलब अपने कानून बनाए, नीतियां बनाए, अपनी पॉलिसीज बनाए, तो उन्हें इन बातों का ध्यान रखना होगा। अब इन बातों का, कौन सी बातों का? तो देखो जो इससे आगे जो स्लाइड होगी उस पर वो बातें लिखेंगे, यानी हम उनको पढ़ने जाएंगे। अभी हम पढ़ेंगे उनको। कौन सी बातें? तो वो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर जो आर्टिकल नंबर 51 तक है, उन बातों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। जब सरकार अपनी पॉलिसीज बनाए, अपनी नीतियां बनाए और सरकार कानून का निर्माण करे तो उन बातों को फॉलो करे, उनको माने, सरकार उनका अनुसरण करे। तो उन्हीं बातों को हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। तो जब सरकार अपनी नीतियां का निर्माण करे तो इन बातों का ध्यान रखे। इन बातों का मतलब है जो इससे हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, उन बातों को हमें ध्यान रखना है। और ये सरकार के नागरिक के प्रति कर्तव्य है। यानी सरकार जब नीतियां बनाए, सरकार हमेशा अपनी नीतियों में इन बातों का ध्यान रखे। तो इन्हीं बातों को बोलते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं स्टूडेंट्स, और वहां पर हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पर वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका सरकार को ध्यान रखना चाहिए और सरकार को अपनी नीतियों के निर्माण में उन बातों को फॉलो करना चाहिए, और जिससे कि सामाजिक कल्याण हो, जिससे कि लोगों का कल्याण हो, जिससे कि लोगों को आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हो और लोगों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिले। तो आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, और नेक्स्ट स्लाइड पर उनको एक एक करके नीति निर्देशक सिद्धांतों को पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो देखिए, तो अब हम आ गए हैं उन बातों को पढ़ने के लिए जिनको सरकार को फॉलो करना चाहिए अपनी नीतियों के निर्माण में, अपने कानून निर्माण में। उन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना मिले और लोगों का कल्याण हो, सोशल वेलफेयर स्टेट की स्थापना हो देश के अंदर। तो देखिए, पहली इसी क्रम में हम सबसे पहले आर्टिकल, मैंने बताया ना कि कहाँ से कहाँ तक है ये, तो ये है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। एक एक करके पढ़ते हैं, उनमें है क्या, उनको फिर एक एक करके हम उनको वर्गीकृत करेंगे, सब बातों को ध्यान रखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। पहले क्या है ये? पहला है आर्टिकल अनुच्छेद। आर्टिकल को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद 36 है पहले। तो इसमें राज्य की डेफिनेशन दी हुई है। क्या दी हुई है बताओ? इसमें दी है राज्य की डेफिनेशन, राज्य की परिभाषा। अब देखिए, राज्य की परिभाषा दी है तो राज्य की परिभाषा है आर्टिकल नंबर 36 में। अब राज्य की वही परिभाषा है जो ये क्या है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से में? भाग 4 में। इससे पहले एक भाग पड़ता है भाग 3, और भाग 3 में मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 में भी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत राज्य की डेफिनेशन दी गई है। वही डेफिनेशन आर्टिकल 36 में राज्य की है। तो राज्य की परिभाषा का राज्य का मतलब क्या? राज्य का मतलब बिल्कुल वही है जो भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंदर अनुच्छेद 12 में राज्य की जो डेफिनेशन है, वही नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। तो राज्य की परिभाषा दी गई है किसमें? तो आपसे अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई राज्य की परिभाषा क्या है, तो राज्य की परिभाषा जो मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है, वही हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी राज्य की परिभाषा है। ठीक है, और कौन से आर्टिकल में है वो? तो आर्टिकल 36 में। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 37। तो आप ये देख रहे होंगे भाई आर्टिकल 37 है, इसमें लिखा है नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्यायोचित छवि के हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गैर न्यायोचित छवि, यानी कोर्ट इन्हें लागू नहीं करा सकता अगर सरकार, देखिए मैंने बताया नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या? नीति निर्देशक सिद्धांत वो सिद्धांत है जिनका सरकार को कानून निर्माण में और अपनी पॉलिसी के निर्माण में, यानी नीति निर्धारण में उन बातों को पालन करना चाहिए। तो अगर सरकारें उन बातों का पालन नहीं करती है, यानी उनका अनुसरण नहीं करती है, तो आप उसके लिए, नागरिक उनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं, यानी न्यायालय में न्याय के लिए नहीं जा सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं गैर न्यायोचित छवि, गैर न्यायोचित छवि। तो इनके लिए कोर्ट में नहीं जाया जा सकता है और न्यायालय इन्हें जबरदस्ती, न्यायालय इन्हें आदेश देकर लागू नहीं करा सकता, यानी ये अप्रवर्तनीय है।
तो ये अपरिवर्तनीय है। तो क्या है ये? कोर्ट इन्हें लागू नहीं करवा सकता, अपरिवर्तनीय है। तो अपरिवर्तनीय है, तो दीज आर नॉट इनफोर्सेबल, ये इनफोर्सेबल नहीं है। तो ये किस में लिखा है कि बताओ नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्यायोचित छवि के हैं, तो ये आर्टिकल नंबर 37 में लिखा है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 38 पे, आर्टिकल 38 पे यानी 38 पे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, आर्टिकल 38 ये बोलता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, लोक कल्याण सोशल वेलफेयर, जिसमें नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिलेगा और आय प्रतिष्ठा सुविधाओं और अवसर की समानता का संरक्षण मिलेगा। ये जो बातें हैं ये बाद में जोड़ी जाती है। आय प्रतिष्ठा सुविधाओं और अवसर की समानता का संरक्षण ये बाद में जोड़ी गई थी। यानी जब संविधान लिखा गया था तो कि उसमें केवल राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिलेगा, यहां तक था। लेकिन बाद में क्योंकि इनमें कुछ बातें जोड़ी जाती है तो वो जोड़ी गई बातें यहां से स्टार्ट है। आय प्रतिष्ठा सुविधाओं और अवसर की समानता का संरक्षण मिलेगा, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो आपने देखा भाई, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा एग्जाम में? आपसे क्वेश्चन एग्जाम में यह पूछा जाएगा कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर होगा 38 अनुच्छेद में। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 39 है, थोड़ा बड़ा है आर्टिकल 39। उसमें क्या लिखा है? समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता और समान कार्य के लिए समान वेतन। ये है, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए, यानी समान न्याय मिलना चाहिए सबको। और निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी सलाह, फ्री की कानूनी सलाह देश में मिलती है। अगर कोई अपना वकील नहीं कर सकता है तो उसका केस पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील लड़ता है और ये भारत में सुविधा दी जाती है। फिर समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री पुरुष महिलाओं को, स्त्रियों को और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ये ऐसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 39A में। और सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि उनको इक्वल वर्क के लिए इक्वल पेमेंट मिले, तो ऐसा सरकार को करना चाहिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। देखिए आर्टिकल 39 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है 39B सार्वजनिक धन का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार करना चाहिए ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। जो पब्लिक का पैसा है वो इस प्रकार कंट्रोल में होना चाहिए, इस तरह से उनका ओनरशिप होनी चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक लोगों का ज़्यादा लाभ हो, अधिक से अधिक लोगों का उसमें फ़ायदा हो। ठीक है, 39C में क्या है? धन का समान वितरण। देखिए उत्पादन की इकाइयों पर और सरकारी धन पर, उत्पादन की इकाइयों पर और धन पर संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, यानी उसका विकेंद्रण होना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों तक वो पहुँचे। यानी सरकारी जो धन है, धन का समान वितरण होना चाहिए, इक्वल एलोकेशन होना चाहिए उसका। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए धन। तो यही लिखा है 39C में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 40 की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 40। तो इसमें लिखा हुआ है ग्राम पंचायत का गठन। तो आपसे क्वेश्चन ये बहुत बार पेपर में आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ग्राम पंचायत का गठन होता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, अनुच्छेद 41 की बात करते हैं। अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में, कौन सी दशाओं में भाई? तो देखिए कुछ दशाओं का मतलब है बेकारी यानी बेरोजगारी, बेकारी, बीमारी, अपंगता, बीमारी या अपंगता, और बेकारी, बीमारी और बुढ़ापा। ये 3 कंडीशन, यानी 3 कंडीशन है, बेकारी, बीमारी और बुढ़ापा। कुछ दशाओं में, कौन सी दशाएं? तो वो है बेकारी, बीमारी और बुढ़ापा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।
कुछ दशाओं में जैसे कि बुढ़ापा, बीमारी, बेकारी में लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी सरकारी सहायता मिलनी चाहिए। किसमें भाई? किसमें? कुछ दशाओं में। कौन कौन सी दशाएं हैं वो? तो बेकारी है, बीमारी है, बुढ़ापा है, उसमें सरकार का ये सरकार का दायित्व बनता है कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे कि लोगों को काम मिले, शिक्षा मिले, लोक सहायता मिले, पाने का अधिकार है नागरिकों को, और ये देने का अधिकार, देने का फर्ज है सरकार का। यानी ये सरकार के फर्ज है। किसी देश की सरकार को इन नीतियों का पालन करना चाहिए और अपने फर्ज को निभाना चाहिए सरकार को। यानी सरकार के नागरिकों के प्रति कर्तव्य है, सरकार के भी कर्तव्य है और हम नागरिकों के भी कर्तव्य है अपने सरकार के प्रति। और ऐसे ही जो सरकार के भी हमारे प्रति कर्तव्य है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, नीति निर्देशक सिद्धांत, सरकार को अपनी पॉलिसी बनाने में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए कि कुछ दशाओं में बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा में काम मिले, शिक्षा मिले, लोक सहायता मिले, ये अधिकार हो। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 42 की बात करते हैं। आर्टिकल 42 में क्या? काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का निर्माण करे और प्रसूति सहायता, स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता मिले। तो देखिए, पहले इसको इतना पढ़ते हैं। काम करने की, जैसे कोई लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई मजदूर है वो कोयले की खदान में काम करता है, तो उसको काम करने की न्याय संगत कंडीशन मिले, यानी वहाँ काम कर सके, ऐसी दशाएं होनी चाहिए जिसपे कि वो मजदूर काम वहाँ कर सके। और मानवोचित दशा, यानी मानव प्लस उचित, यानी मानव के लिए उचित दशाएं मिले उसको, जहाँ पर काम हो सके। और ये इसकी लायबिलिटी है सरकार की। सरकार इसको सुनिश्चित करे, सरकार सुनिश्चित करे कि काम करने की मानवोचित दशाएं मिले, न्याय संगत दशाएं मिले। और अब एक आप ये पूछ सकते हो कि सरकार कैसे कर सकती है इसको? तो भाई सरकार के डिपार्टमेंट्स होते हैं, सरकार का इंस्पेक्टर्स होता है, लेबर इंस्पेक्टर, वो जाए फैक्ट्रियों में निरीक्षण करे, इंस्पेक्शन करे और वो देखे कि वहाँ पर काम करने की न्याय संगत और मानवोचित दशा है कि नहीं, क्या मजदूरों के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा। तो सरकार सुनिश्चित कर सकती है। ठीक है, सरकार अपनी पॉलिसीज बना सकती है जिससे कि काम करने की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का निर्माण हो। फिर ये दूसरा लिखा तथा के बाद क्या लिखा हुआ है? प्रसूति सहायता। भाई स्त्रियों की प्रसूति, प्रसूति किसकी? यानी डिलीवरी किसकी? स्त्रियों की प्रसूति सहायता, यानी महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय, बच्चा को जन्म देने के समय उनको सहायता मिले। ऐसा सरकार करती भी है। जैसे कि हम देखते हैं कि सरकारी विभाग की बात करते हैं अगर हम, तो महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलती है। जब प्रेग्नेंट होती है महिलाएं तो उनको उसमें मैटरनिटी नहीं मिलती है, और उसके बाद अपने बच्चे को पालन पोषण करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए चाइल्ड केयर लीव का प्रोविजन होता है। ऐसा सरकार ने पॉलिसी बनाई हुई है गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, तो स्त्रियों को क्या मिले? प्रसूति सहायता मिले। सरकार अपनी ऐसी नीतियां बनाए जिससे कि स्त्रियों को, महिलाओं को प्रसूति सहायता मिले, उसका उपबंध हो। सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए, सरकार ऐसे नियम बनाए, ऐसे कायदे बनाए सरकार। ठीक है, अब है आर्टिकल नंबर 43। कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी, निर्वाचन नहीं है, निर्वाहन मजदूरी होना चाहिए। निर्वाहन मतलब गुजारे लायक, कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि कर्मकार मतलब मजदूर, कर्मकार का मतलब क्या है? मजदूर। मजदूरों को निर्वहन मजदूरी मिले, यानी इतनी मजदूरी तो मिले भाई, मिनिमम मजदूरी उसे इतनी मिले जिससे कि उसका गुजारा हो जाए। मतलब इतनी कम भी ना मिले कि गुजारा ही नहीं हो पा रहा। तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि मजदूरों को क्या मिले? निर्वाचन नहीं, निर्वहन मजदूरी मिले, यानी उसे गुजारे लायक मिले। सरकार ऐसी नियम बनाए, ऐसे पॉलिसी बनाए, अपनी ऐसी नीतियां बनाए जिससे कि गरीब मजदूरों के लिए, कर्मकारों के लिए, यानी मजदूरों के लिए निर्वहन मजदूरी का प्रोविजन हो, यानी कम से कम उसे गुजारे के लायक जरूर मिले, तनख्वाह मिले उसको। फिर ये क्या लिखा हुआ है? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। देखिए, कुटीर उद्योग का मतलब है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो लोग अपने घरों में काम करते हैं, अपने घरों में कोई फैक्ट्री लगा लेते हैं, अपनी कोई इंडस्ट्री लगा लेते हैं, और उसको, जैसे कोई अपने घर में चरखा चलाने का काम करता है, कोई खाद की मशीन लगा लेता है, या कोई छोटे मोटे काम लोग अपने घरों में ही फैक्ट्री, कंपनी लगा लेते हैं छोटी मोटी, उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सरकार की ये पॉलिसी होनी चाहिए कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिले, सरकार ऐसी नीतियों का निर्माण करे। ठीक है, फिर क्या है? आर्टिकल नंबर 44, समान सिविल संहिता। सबके लिए समान सिविल संहिता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए सबके लिए, समान सिविल संहिता मिले। तो ये आर्टिकल नंबर 44 में है। ठीक है, हम इन्हें पढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम आगे हैं आर्टिकल नंबर 45 पर।
तो देखिए आर्टिकल 45 में क्या है, बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा होगी। आप मुझे बताओ, कमेंट करके बताना बच्चों मुझे कि ये जो आर्टिकल 45 में बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा है, ये मौलिक अधिकारों में भी है और ये मौलिक कर्तव्यों में भी है। मौलिक अधिकारों में भी है ये बात और ये मौलिक कर्तव्यों में भी है। तो आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि ये मौलिक अधिकारों में कहां पर है और मौलिक कर्तव्यों में ये कहां पर है। ठीक है, तो बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिलाना सरकार का दायित्व होगा। सरकार अपनी पॉलिसी ऐसी बनाए कि जिससे कि लोगों को, बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिले। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल नंबर 46 है, तो इसमें लिखा है अनुसूचित जाति यानी एससी लोग, एससी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी शेड्यूल ट्राइब्स और अन्य दुर्बल वर्गों को, वीकर सेक्शन को अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि हो। आर्टिकल 46 ये कहता है कि एससी को, एसटी को, ओबी और वीकर सेक्शन को और दुर्बल वर्गों को क्या मिले, आर्थिक सहायता मिले। अब आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एससी एसटी को आर्थिक सहायता का प्रोविजन किस आर्टिकल में है, एससी एसटी को आर्थिक सहायता का प्रोविजन किस आर्टिकल में है, तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, बताओ बच्चों। तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 46 में। ठीक है, आर्टिकल 46 में। अब देखिए आर्टिकल नंबर 47 में क्या है। आर्टिकल 47 में यह लिखा है कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, लोक स्वास्थ्य मतलब पब्लिक हेल्थ का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। सरकार अपनी ऐसी नीतियां बनाए जैसे कि पब्लिक को क्या हुआ, उनका पोषाहार स्तर को मेंटेन करा जा सके, उनका लाइफ स्टैंडर्ड को, लिविंग स्टैंडर्ड को उनको ऊंचा रखा जा सके और पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखना सबसे बड़ी बात है। पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखना सरकार का दायित्व है। पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखना क्या है, सरकार का दायित्व है। सरकार को अपनी पॉलिसी बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पब्लिक की हेल्थ का ध्यान रखा जाए। तो इसी आर्टिकल 47 के अंदर है ये। और इसके अंदर एक चीज और है, नशे पर पाबंदी। 47 के अंदर ही क्या है, नशे पर पाबंदी, नशा प्रतिबंध, नशे पर पाबंदी है इसी के अंदर। और मिलावटी चीजों पर पाबंदी, मिलावटी वस्तुओं पर पाबंदी। तो मिलावटी, अब ये सरकार का दायित्व है। सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे कि नशे पर पाबंदी लगे, मादक पदार्थों के सेवन पर, मादक पदार्थों पर पाबंदी लगे और मिलावटी वस्तुओं पर भी पाबंदी लगाए। सरकार अपनी ऐसी पॉलिसीज का निर्माण करे। तो ये आर्टिकल नंबर किसमें, ये 47 में। अब आर्टिकल 48 में क्या है, तो 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन का संगठन किसमें, आर्टिकल 48 में। और 48 ए में क्या है, तो कै का मतलब ए में क्या है, पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा और वन्य जीवों की रक्षा। तो पर्यावरण की रक्षा, और इसी के अंदर क्या हो जाएगा, इसमें दुधारू पशुओं की हत्या पर पाबंदी है, यानी वन्य जीवों की रक्षा में इसी में 48 ए आता है। और 48 ए में क्या है, दुधारू पशुओं की हत्या पर पाबंदी। दुधारू पशु जैसे गायें, भैंस, दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध। अगर आपसे पूछा जाए कि दुधारू पशुओं की हत्या पर पाबंदी किस आर्टिकल में, तो आप कहोगे 48 ए में। 48 ए में है पर्यावरण की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वन्य जीवों की रक्षा। तो ये वन्य जीवों की रक्षा ये 48 ए में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, तो हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 49 आ गया। अब 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। जो भी हमारी इंपॉर्टेंट है, जो हमारी इंपॉर्टेंट हमारी स्मारक है, मोनूमेंट्स है, जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक है, हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, उनको प्रोटेक्शन करना ये सरकार का दायित्व है। सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए कि हमारे जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, जो हमारे इंपॉर्टेंट मोनूमेंट हैं, उनको नुकसान ना पहुंचे। सरकार को अपनी नीतियों में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे राष्ट्रीय महत्व की स्मारक है, स्थान है, वस्तुएं हैं, उनको प्रोटेक्शन मिले, उनको संरक्षण मिले। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा का किस आर्टिकल में है, तो आप कहोगे 49 में है। तो आप इनको याद करना है। और ये मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि आप आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल 51 ए तक आप सारे याद कर लीजिए, क्योंकि इनमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ये फ्रीक्वेंट इनसे आर्टिकल्स पूछे जाते हैं।
यानी आपको सारे याद क्या करने हैं, आपको याद करने हैं मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार पूरे याद करने हैं, 12 से लेकर 35 तक है मौलिक अधिकार। उसके बाद फिर आपको नीति निर्देशक सिद्धांत याद करने हैं जो कि 36 से लेकर 51 तक है। उसके बाद आपको क्या याद करना है, उसके बाद आपको 51A जो कि मौलिक अधिकार है वो आपको याद करने हैं। तो ये सब क्योंकि ये फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो हमें ये याद करना चाहिए बीइंग ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम कॉम्पिटिटर होने के नाते। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम आ गए हैं आर्टिकल नंबर 50 में। तो आर्टिकल नंबर 50 है ये अनुच्छेद 50। तो इसमें क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। पृथक्करण को बोलते हैं सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ किसका, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इसमें क्या है कि भाई कार्यपालिका को पृथक्करण है, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों स्वतंत्र है, दोनों किसी के अधीन नहीं है, दोनों अलग अलग है, काम करती है। कार्यपालिका न्यायपालिका, ठीक है, तो हमारी न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है, दोनों स्वतंत्र है और दोनों एक दूसरे का अधीन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, तो ये इसमें आर्टिकल 50 में है। और आर्टिकल नंबर 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए कानून बनाना या उनके नीतियां बनाना ये सरकार का दायित्व है। सरकार का दायित्व है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि की वृद्धि करने के लिए कानून बनाए या उनमें अपनी पॉलिसीज बनाए। जब पॉलिसीज बनाए तो इस बात का ध्यान रखे कि जो हमारी इंटरनेशनल पीस है वो प्रमोट हो। ठीक है, तो ये है। अब कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी हैं जैसे जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत तो नहीं है, यानी वो 12 से यानी वो 36 से लेके 51 तक नहीं आते हैं, लेकिन वो नीति निर्देशक सिद्धांतों जैसे हैं उनको भी याद कर लेना चाहिए। मैं कौन कौन से हैं देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों जैसे और आर्टिकल कौन से हैं, तो ये 3 होंगे। इसमें मैंने 2 लिखे हैं लेकिन है 3, मैं बता रहा हूं कौन से। तो एक है आर्टिकल नंबर 335, SC/ST को, ST/SC OBC को सरकारी नौकरी में आरक्षण, सरकारी नौकरी में आरक्षण, SC/ST OBC का सरकारी नौकरी में आरक्षण आर्टिकल नंबर 335 में है। SC/ST OBC का सरकारी नौकरी में आरक्षण जो है वो किसमें है, आर्टिकल नंबर SC/ST का सरकारी नौकरी में आरक्षण है, सरकारी नौकरी में आरक्षण है 335 में। अब ये कहोगे कि ये कैसे नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में काम करता है, तो मैंने इससे पहले बताया आपको आर्टिकल 46 जैसा ही है ये। तो आप 335 याद रखेंगे। दूसरा आप याद रखेंगे 350 क्या, 350 का यानी 350 है, इसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। यानी जो पहली प्राइमरी एजुकेशन मिलनी चाहिए वो उसकी मदर टंग में मिलनी चाहिए स्टूडेंट को। तो बच्चों को जो पहली एजुकेशन है, पहली मातृभाषा में उसकी पहली एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, और सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो उसकी मदर टंग में हो। ठीक है, दूसरा अनुच्छेद नंबर 351, तो इसमें क्या है, हिंदी को प्रोत्साहन देना, हिंदी को प्रोत्साहन आर्टिकल नंबर 351 में है। तो ये 3 आर्टिकल बताए मैंने आपको, एक तो 350A, एक 351 और 335। ये मौलिक यानी ये जो है ये तीनों नीति निर्देशक सिद्धांत तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में सेवा देते हैं, यानी उनके जैसे हैं। ठीक है, उनके जैसे कार्य करते हैं। तो हमने इनको भी पढ़ा। तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और नेक्स्ट स्लाइड पर हम बढ़ते हैं कि क्या पढ़ना है हमें। तो देखिए अब बच्चों हमें नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए हैं और इसमें हमें पढ़ना है कि नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, इनको हमें वर्गीकृत करना है। जैसे हमने पढ़े आपको पढ़ाए भाई 36 से लेकर, मैंने आपको पढ़ाए 36 से लेके 51 तक। तो जो 36 से लेके 51 तक पढ़े उनको हम क्लासीफाई कर लेते हैं। उनमें 3 तरह के होंगे, एक होगा समाजवादी, कुछ उनमें से 36 से लेके 51 तक जो मैंने नीति निर्देशक सिद्धांत आपको पढ़ाए उनमें से कुछ होंगे समाजवादी, कुछ होंगे गांधीवादी और उनमें से कुछ होंगे उदार बौद्धिक। अब हम इन तीनों के आधार पर इनको अलग अलग क्लासीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो समाजवादी सिद्धांत कौन से हैं, और ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इनमें से 4 ऑप्शन देके पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा समाजवादी है या समाजवादी कौन सा नहीं है।
तो कौन कौन से समाजवादी है? सबसे पहले समाजवादी है भाई, तीन तरह के होते हैं, एक समाजवादी होते हैं, दूसरा गांधीवादी होते हैं और तीसरा बौद्धिक बुद्धिजीवी या उदारवादी होते हैं। ठीक है, उदार बुद्धिजीवी या बौद्धिक होते हैं समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। बाकी इन तीन तरह से इन्हें क्लासिफाई किया जा सकता है। और जब तीन तरह से, सबसे पहले इनमें नाम आया समाजवादी सिद्धांत। कौन कौन से आर्टिकल है जो हमने पूरे पढ़े हैं जो समाजवादी विचारधारा से मेल खाते हैं? तो पहला है, ये सिद्धांत समाजवाद के आलोक में है, ये लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं, इनका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है, ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं, ये राज्य को निर्देश देते हैं कि। अब देखिए आगे पढ़ते हैं समाजवादी कौन कौन से हैं। ठीक है, तो समाजवादी कौन कौन से हैं उनको पढ़ते हैं, आइए। तो समाजवादी प्रकृति के जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है उनमें सबसे पहला है आर्टिकल नंबर 38। आर्टिकल 38, अनुच्छेद 38 क्या कहता है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता को समाप्त करना, ये आर्टिकल नंबर 38 है और ये समाजवादी प्रकृति का है। ये नीति निर्देश का सिद्धांत समाजवादी प्रकृति का है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल नंबर 39। आर्टिकल नंबर थोड़ा 39 बड़ा है और उसमें कौन कौन सी बातें हैं जो समाजवादी प्रकृति की हैं, तो उनको पढ़ लेते हैं। सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार जो है वो समाजवादी प्रकृति का है। ठीक है, ये है 39A में। फिर 39B, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का संवितरण। समानता के हाथ में भौतिक संसाधनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी उनका एलोकेशन होना चाहिए। ठीक है, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। संकेंद्रण रोकना है, यानी ऐसा नहीं कि धन जो है देश का अधिकतर धन या उत्पादन उत्पादन की जो इकाइयां हैं, साधन हैं, उन पर एक या कुछ लोगों का ही कब्जा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए उनका, बल्कि जो उत्पादन की इकाइयां हैं, उत्पादन के साधन हैं और जो धन है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, समाज के हर वर्ग पर उसका तक वो पहुंचना चाहिए और हर समाज के हर वर्ग का अधिकार होना चाहिए उस पर। तो धन और उत्पादन के साधनों पर संकेंद्रण रोकना है, यानी संकेंद्रण मतलब एक कुछ लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए। क्या बढ़ाना है? फिर संकेंद्रण का अपोजिट वर्ड होता है विकेंद्रण। विकेंद्रण को बढ़ावा देना है, विकेंद्रण को बढ़ावा देना है। तो संकेंद्रण रोकना है और विकेंद्रण को बढ़ावा देना है, विकेंद्रण को प्रोत्साहित करना है। और आगे क्या? पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। देखिए अब ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रोविजन किस आर्टिकल में है? तो ये 39 में ही है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि ये 39 आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं। कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति और बालकों की अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण, ये 39 में है। और बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर प्रदान करना, ये 39F में है। तो ये जो मैंने बताया आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 39 है, ये दोनों क्या है? सामाजिक प्रकृति के हैं और इनको हमने पढ़ लिया। 38 और 39 किसके हैं? समाजवादी प्रकृति के हैं। ठीक है, और कौन कौन से आर्टिकल है जो समाजवादी प्रकृति के हैं, यानी जिनको हमें पढ़ना है? तो देखिए उसके बाद है 39A। 39A क्या है? समान न्याय और गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, ये हमारा समाजवादी प्रकृति का नीति निर्देश सिद्धांत है। और फिर दूसरा, ये फिर नंबर 4 पर क्या है? काम करने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करना, आर्टिकल नंबर 41। तो आर्टिकल 41 है काम करने की न्याय संगत मानवोचित दशाओं का प्रसूति में स्त्रियों की सहायता करने का, यह आर्टिकल 42।
तो आपने देखा भाई कौन कौन से आर्टिकल हुए। तो आर्टिकल हमने पढ़ा 38 हमने पढ़ा, आर्टिकल 39 हमने पढ़ा, 39A हमने पढ़ा, और 41 हमने पढ़ा, आर्टिकल 42 हमने पढ़ा, और हम यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चों 43, आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करना, ये आर्टिकल के नंबर कितना है 43। और 43 में ही उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना, अनुच्छेद 43A। तो आर्टिकल नंबर 43A कहने का मतलब ये है कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए। उद्योगों के प्रबंध में यानी इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में कर्मकारों की यानी मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है इस 43A में। 43A समाजवादी प्रकृति का है। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य का सुधार करना, ये 47 है। तो ये आर्टिकल नंबर 47 है। तो ये सब जो है हमने पढ़े भाई 38, 39 याद कर लेना आप, 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47, ये सब जो है समाजवादी प्रकृति के मौलिक समाजवादी प्रकृति के नीति निर्देशक सिद्धांत है, और आपको इनको याद कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं कौन कौन से नीति निर्देशक सिद्धांत है जो गांधीवादी प्रकृति के हैं, जो गांधी जी की विचारों से प्रभावित है, यानी जो गांधी जी का विचारों का प्रभाव है उन पर। तो हम देखिए गांधीवादी सिद्धांत, यानी हमने जो 36 से लेके 51 तक पढ़े हैं उनमें कौन से गांधीवादी विचार है। तो गांधीवादी विचारों को पढ़ते हैं हम। देखिए सबसे पहले ये सिद्धांत गांधीवादी विचारों से आधारित है, और कौन कौन से हैं वो। ग्राम पंचायत का गठन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत गांधी जी के विचारों से प्रेरित है। तो वह है ग्राम पंचायत का गठन। गांधी जी चाहते थे कि गांव में पंचायतों का स्थापना हो, गांव में ग्राम पंचायत का मजबूतीकरण हो, और इसीलिए ग्राम पंचायतों का गठन जो है ये आर्टिकल नंबर 40 में है, और ये है गांधीवादी विचार। फिर गांधी जी चाहते थे ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिले। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन आप जानते हो ये किस में है, 43 में। कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन ये आर्टिकल नंबर 42 में है, सॉरी आर्टिकल नंबर 43 में है। आर्टिकल नंबर 43 के अंतर्गत कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ये गांधी जी का विचार है। तो ये ग्राम पंचायतों का गठन और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ये दो विचार हुए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम बताता हूं मैं आपको कि कौन कौन से और विचार है जो गांधी जी के इसमें संकलित किए गए हैं। गांधी जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट विचार था सहकारी समितियों का गठन। सहकारी समितियों को बढ़ावा मिलना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज खुलनी चाहिए देश के अंदर। तो देखिए सहकारी समितियों की स्वैच्छिक गठन, यानी सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो आर्टिकल 43B में है, ये गांधी जी का विचार है। अनुसूचित जाति और जनजाति के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, ये आर्टिकल 46 में है, ये गांधी जी का विचार है। स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगे और मिलावटी चीज़ों पर प्रतिबंध लगे, ये 47 में है, ये गांधी जी का विचार है। लेकिन आपको यहाँ याद रखना होगा कि भाई नशीली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगे, ये गांधी जी का विचार है आर्टिकल 47 में। लेकिन इससे पहले मैंने अभी 47 को बताया था, पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखना वो समाजवादी है। पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखना सरकार का दायित्व है, यानी सरकार को पॉलिसी बनाते समय पब्लिक की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, वो 47 है, लेकिन वो समाजवादी है। और जो नशीली वस्तुओं पर पाबंदी लगी, ये गांधी जी का विचार है, ठीक है। ऐसी 43 में आर्टिकल 43B, तो 43B में कॉटेज इंडस्ट्री की स्थापना हो, गांधी जी का विचार है। सहकारी समितियों का गठन हो, गांधी जी का विचार है। लेकिन 43 में ही कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी मिले, ये समाजवादी विचार है, ठीक है। इसको हमें ध्यान से पढ़ना है, और आप नोट्स बना सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आप वीडियो को पॉज भी करके देख सकते हो बार बार, ठीक है। तो देखिए गाय, बछड़ा, अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगे, नस्लों में सुधार हो, ये आर्टिकल 48 में है। और ये भी यानी गाय हत्या बंद हो, गोवध निषेध हो भारत में, ये भी गांधी जी का विचार है। तो आपने देखा कौन कौन से गांधी जी के विचार हैं, 43 भी है। तो आपने देखा कॉटेज इंडस्ट्री, सहकारी समिति, लोक स्वास्थ्य की देखभाल, ये नशीली वस्तुओं पर पाबंदी लगे, SC ST को आर्थिक सहायता मिले, और गाय, बछड़ा, दुधारू पशुओं की हत्या बंद हो, ये गांधी जी के विचार है, और हमने इनको
ये गांधीवादी प्रभाव है इन पर, उनको हमने पढ़ लिया। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर जो बाकी बच गए, बाकी जो भी आर्टिकल बच गया वो उदार बौद्धिक सिद्धांत है, और आप इनको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये उदार बौद्धिक सिद्धांत है। तो कई बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लासीफाई करने के लिए आ सकता है, यानी 4 ऑप्शन दे दी जाएगा, उसमें पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी जी का विचार नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए, जब संविधान लिखा गया, तो जब संविधान का निर्माण होता है 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान लिखा गया, तो सारे नीति निर्देशक सिद्धांत उसी समय पर भारतीय संविधान का भाग नहीं थे। उसके बाद कुछ ऐसे नीति निर्देशक सिद्धांत भी हुए जो बाद में जोड़े गए, और जो बाद में जोड़े गए उनको बोलते हैं नए निर्देशक तत्व। नए निर्देशक तत्व यानी जो बाद में जोड़े गए। तो वो कौन कौन से हैं जो बाद में जोड़े गए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि कौन कौन से नीति निर्देशक सिद्धांत है जो भारतीय संविधान में बाद में अमेंडमेंट कर कर, यानी संविधान संशोधन कर कर जोड़े गए। तो इनमें सबसे पहले जो है लिखा हुआ है ये 42वां संविधान संशोधन। देखिए, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, और जब ये 1976 में हुआ 42वां संविधान संशोधन, तो उस समय पर ये 4 बातें जोड़ी गई। कौन कौन सी बातें याद करो? देखो, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों की सुरक्षित करना, आर्टिकल नंबर 39। आर्टिकल नंबर 39 में है ये बात कि बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, ये बात जोड़ी गई। समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 39 से 39 जोड़ा गया, यानी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये बात जोड़ी गई 39A में, 39A के द्वारा। और ये कब जोड़ी गई? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 42वें संविधान 1976 में ये 4 बातें जोड़ी जाती हैं। सुनिए, फिर आगे ये 3 नंबर कौन सी है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए आर्टिकल नंबर 43A। तो ये 43A जोड़ा गया। और उसके बाद रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने, जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए ये जो ये 48A भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो आपने देखा 39A, 43A, 48A और ये 39, ये 3 बातें, यानी 39 नंबर आर्टिकल 39, 39A, 43A और 48A, ये 4 आर्टिकल्स है जो बाद में जोड़े गए। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। ठीक है, ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से बाद में जोड़े गए, उन आर्टिकल्स का नाम बताना है आपको। तो स्टूडेंट्स, फिर ये उसके बाद में 42वें संविधान संशोधन के बाद में फिर आगे आर्टिकल हुआ, उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन हुआ। तो 44वां संविधान जो संशोधन हुआ, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1978 में। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये जो आय की प्रतिष्ठा, सुविधाओं के अवसर में असमानता को समाप्त करना जोड़ा गया। यानी आर्टिकल नंबर 48A में ये लाइन है, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानता को समाप्त करना। ये लाइन जो है जोड़ी गई कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है, ये 38 में है। देखिए, आर्टिकल 38 में है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए कार्य करेगा, ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे कि लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके, और साथ में और आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानता को समाप्त करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वां संविधान संशोधन हुआ था
86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। तब जोड़ा गया था आर्टिकल 49, आर्टिकल 45, जिसमें बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात है, ठीक है, तो ये जोड़ा गया। सहकारी समितियों का जो आर्टिकल जोड़ा गया, ये 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 में। 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रोत्साहन वाली बात जो है जोड़ी गई, ये आर्टिकल जोड़ा गया, कोऑपरेटिव सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, तो ये जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये हमने बात देखी हमने कि भाई कब कब कौन कौन सी विषय वस्तु जोड़ी गई नीति निर्देशक सिद्धांतों में। तो भैया हमने बताया आपको, सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तब जोड़ा गया। उसके बाद फिर ये 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। फिर एक 86वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें भी कुछ जुड़े, कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए। और उसके बाद 97वां संविधान संशोधन हुआ सन 2011 में, उसमें भी कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत जुड़े, जो कि हमने अभी पढ़े। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा नीति निर्देशक सिद्धांत को, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर अच्छी लगी हो तो आपको, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो के लिए धन्यवाद।